1984 हिमालय की बर्फीली चुप्पी के बीच एक भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, इतनी सफेद कि आसमान और जमीन में फर्क करना मुश्किल था। तापमान -50 डिग्री से नीचे जा चुका था। हवा इतनी तेज थी जैसे हजारों सुइयां चेहरे को काट रही हों। और तभी वायरलेस पर घबराई हुई आवाज आई, साहब सामने वाली रिज पर हलचल दिखी है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर दूर पहाड़ों के पीछे बर्फ के बीच कुछ काले साए दिखाई दिए। दुश्मन। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं था। डरावना हिस्सा ये था कि अगर उस रात भारत वो पोस्ट खो देता तो सिर्फ एक पहाड़ नहीं, पूरा रणनीतिक संतुलन बदल सकता था। एक ऐसी जगह जहां इंसान का जिंदा रहना ही चमत्कार था, वहां भारत और पाकिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक लड़ रहे थे। इस युद्ध का नाम था ऑपरेशन मेघदूत, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था इस बर्फीले नरक में जिसके लिए हजारों सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगा दी? क्यों भारत और पाकिस्तान दशकों तक ऐसी जगह लड़ते रहे जहां दुश्मन से ज्यादा लोग मौसम से मरते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सियाचिन की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए थी या इसके पीछे छुपा था एशिया की ताकत का सबसे बड़ा खेल? ये कहानी है हिम्मत की, त्याग की और उन सैनिकों की जिन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाइयों पर भारत का झंडा कायम रखा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। भारत का विभाजन, दो देश बने, भारत और पाकिस्तान, और उसी के साथ शुरू हुआ कश्मीर विवाद। 1949 में दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन तय हुई, लेकिन नक्शे में एक जगह आकर लाइन बस लिख दी गई, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके आगे उत्तर की तरफ ग्लेशियरों तक। समस्या ये थी कि किसी ने साफ नहीं किया आखिर ये लाइन कहाँ खत्म होती है। उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि जिस इलाके की बात हो रही थी वो दुनिया की सबसे कठिन जगहों में से एक था। सियाचिन, करीब 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, चारों तरफ मौत जैसी ठंड, गहरी बर्फ, खतरनाक दरारें और इतनी ऊंचाई कि कई बार हेलीकॉप्टर भी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते। लोगों को लगता था इतनी खतरनाक जगह पर कौन कब्जा करेगा, लेकिन इतिहास बार बार साबित करता है दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर उन्हीं जगहों पर होती हैं जिन्हें लोग बेकार समझते हैं। 1970 का दशक, पाकिस्तान ने धीरे धीरे एक नई चाल चलनी शुरू की। विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाने लगी, लेकिन परमिट कौन जारी कर रहा था? पाकिस्तान। धीरे धीरे दुनिया के कई नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। ये सिर्फ पर्यटन नहीं था, ये एक रणनीतिक खेल था। पाकिस्तान बिना युद्ध के दुनिया की सोच बदलना चाहता था। भारत ने शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भारतीय सेना को कुछ ऐसा पता चला जिसने दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान ने यूरोप से बड़ी मात्रा में विशेष ग्लेशियर युद्ध उपकरण खरीदे थे। आर्कटिक सूट, स्नो बूट, आइस क्राफ्ट उपकरण, ये सब साफ संकेत थे कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय सेना समझ चुकी थी अगर पाकिस्तान पहली ऊंचाइयों पर कब्जा कर लेता तो उसे हटाना लगभग असंभव हो जाता। लेकिन भारतीय पायलट लगातार उड़ते रहे। धीरे धीरे भारतीय सैनिक सियाला, बिलाफोंडला और दूसरी महत्वपूर्ण चोटियों पर उतरने लगे। भारत पाकिस्तान से पहले पहुंच चुका था। जब पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ भारत ने पूरा खेल बदल दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल लड़ाई अब शुरू हुई थी। पाकिस्तान ने कई बार उन पोस्टों को वापस लेने की कोशिश की, गोलीबारी, मोर्टार अटैक, स्नाइपर फायर, लेकिन सियाचिन में सबसे बड़ा दुश्मन फिर भी मौसम था। कई बार सैनिक दुश्मन को देख भी नहीं पाते थे, सिर्फ सफेद धुंध, सफेद बर्फ और मौत जैसी खामोशी। ग्लेशियर के अंदर गहरी दरारें होती हैं जिन्हें क्रेवास कहा जाता है। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन नीचे सैकड़ों फीट गहराई, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई का सबसे बड़ा नियम है जो ऊपर बैठा है वही ताकतवर है। और तब भारत ने फैसला लिया, भारत इंतजार नहीं करेगा। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। ये भारतीय सेना के इतिहास के सबसे साहसी मिशनों में से एक था। लेकिन समस्या सिर्फ दुश्मन नहीं था, समस्या थी सियाचिन खुद। वहां इंसान का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। ऑक्सीजन बेहद कम, हर कदम भारी, सांस लेना मुश्किल। कई सैनिकों को शुरुआत में ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी छाती दबा रहा हो। अगर शरीर को सही तरीके से अक्लाइमेटाइज ना किया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती थी। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही सैनिकों को प्रकृति से लड़ना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कैसी बर्फीले तूफानों में जिंदा रहना है, कैसी ग्लेशियर की दरारों से बचना है, कैसी -40 और -50 डिग्री में हथियार चलाने हैं। लेकिन फिर भी कोई पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि सियाचिन को समझना लगभग नामुमकिन था।
13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन, सुबह का समय। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हिमालय की तरफ उड़ान भर रहे थे। उन हेलीकॉप्टरों में बैठे जवान जानते थे वापस लौटना तय नहीं है। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना दुनिया की सबसे कठिन सैन्य अभियानों में गिना जाता है। हवा पतली थी, इंजन संघर्ष कर रही थी और नीचे हजारों फीट गहरी खाइयां। कई सैनिक चलते चलते अचानक बर्फ में गायब हो गए। कुछ कभी वापस नहीं मिले। सियाचिन इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। पहले सिर दर्द, फिर सांस लेने में परेशानी, फिर शरीर सुन्न होना, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो इंसान सोते सोते मर सकता है। वहाँ एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, जनरल फ्रॉस्ट, क्योंकि सियाचिन में असली कमांडर ठंड है। कई सैनिकों की उंगलियां जम गईं, कई जवानों के पैर काटने पड़े, लेकिन फिर भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये राष्ट्रीय सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने इतिहास रच दिया। इतनी ऊंचाई पर सप्लाई पहुंचाना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन भारतीय हेलीकॉप्टर लगातार उड़ते रहे। खाना, गोला बारूद, दवाइयां, ईंधन, सब कुछ हवा के रास्ते पहुंचाया जाता था। कई बार पायलट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हेलीकॉप्टर नीचे लाते और सैनिक तुरंत सामान उतारते, क्योंकि ज्यादा देर रुकना मौत को बुलाना था। अचानक मौसम बदल जाता, एक पल साफ आसमान और अगले ही पल बर्फीला तूफान, लेकिन सप्लाई कभी नहीं रुकी, क्योंकि ऊपर तैनात सैनिकों के लिए हर चीज जरूरी थी। सोचिए, जहां पानी पीने के लिए भी बर्फ पिघलानी पड़े, वहां जिंदगी कितनी कठिन होगी। 1987 सियाचिन युद्ध का सबसे खतरनाक दौर। पाकिस्तान ने एक ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। कायद पोस्ट, इतनी ऊंचाई पर कि वहां से वो भारतीय गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। पाकिस्तान को विश्वास था भारत कभी उसे वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। सीधी बर्फीली दीवार, खतरनाक हवाएं और ऊपर बैठे दुश्मन। लेकिन भारतीय सेना ने फैसला लिया, पोस्ट वापस ली जाएगी। और यहाँ सामने आए नायब सूबेदार बाना सिंह। उन्होंने और उनकी टीम ने ऐसा रास्ता चुना जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की थी। भयंकर बर्फीले तूफान के बीच रस्सियों के सहारे लगभग सीधी चढ़ाई। सैनिकों के हाथ जम रहे थे, चेहरे कट रहे थे, ऑक्सीजन बेहद कम थी, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि नीचे लौटना भी मौत जैसा था। घंटों की चढ़ाई के बाद भारतीय सैनिक अचानक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच गए। दुश्मन को अंदाजा तक नहीं था, और फिर शुरू हुई करीबी लड़ाई। इतनी ऊंचाई पर जहां ठीक से सांस लेना भी मुश्किल था, भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। कुछ ही समय में पोस्ट पर भारत का कब्जा हो गया। बाद में उसी पोस्ट का नाम रखा गया बाना टॉप। ये जीत सिर्फ सैन्य सफलता नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश था, भारत असंभव जगहों पर भी जीत सकता है। लेकिन सियाचिन की असली कहानी सिर्फ युद्ध नहीं है, ये त्याग की कहानी है। वहाँ सैनिक महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं। त्योहार, जन्मदिन, घर की खुशियाँ, सब कुछ पीछे छूट जाता था। कई बार चिट्ठियाँ हफ्तों बाद पहुँचती थीं। कुछ सैनिक अपने बच्चों को महीनों तक देख नहीं पाते थे, और दूसरी तरफ हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। कई बार सैनिक रात को सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए, क्योंकि शरीर ठंड सह नहीं पाया। 1990 के दशक में दोनों देशों ने अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी। नई पोस्टें, नए हथियार, नई रणनीतियां, लेकिन मुश्किलें वही रहीं। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ प्रकृति, और कई बार प्रकृति ज्यादा खतरनाक साबित होती थी। सियाचिन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि जिंदा रहना था। वैज्ञानिक कहते हैं, इतनी ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से इंसान का शरीर अंदर से टूटने लगता है। दिल पर असर, दिमाग पर असर, हड्डियों पर असर। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक वहां डटे रहे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये कर्तव्य था। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। गोलीबारी कम हुई, लेकिन सैनिक अभी भी वहीं तैनात रहे, क्योंकि भारत जानता था, अगर ऊंचाइयां छोड़ दी गईं तो दोबारा हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। और शायद यही कारण है कि आज भी भारतीय सेना सियाचिन में मौजूद है। फिर आया 2016। पूरा देश हिल गया। सियाचिन में एक विशाल हिमस्खलन हुआ। कई भारतीय सैनिक बर्फ के नीचे दब गए। देश भर में खबर फैल गई। लोगों को लगा अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन फिर 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से एक सैनिक जिंदा निकाला गया, लांस नायक हनुमंथप्पा। पूरा देश हैरान था।
6 दिन बर्फ के नीचे माइनस तापमान में, फिर भी जिंदा। पूरा भारत उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो शहीद हो गए। उनकी कहानी ने पूरे देश को रुला दिया और लोगों को एहसास कराया, सियाचिन सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच रोज की लड़ाई है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। आखिर भारत सियाचिन छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि सियाचिन सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं है, ये काराकोरम क्षेत्र के बेहद करीब है। इसके पास चीन, पाकिस्तान और भारत की रणनीतिक सीमाएं जुड़ी हैं। अगर यहाँ दुश्मन मजबूत हो जाए तो पूरे लद्दाख क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। यानी सियाचिन सिर्फ जमीन नहीं, पूरे एशिया की रणनीतिक चाबी है। और शायद यही कारण है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत वहां मौजूद है। आज जब भारत में लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं, उसी समय हजारों फीट ऊपर कोई भारतीय सैनिक बर्फीले तूफान में गश्त कर रहा होता है। वो जानता है एक गलत कदम और सब खत्म। फिर भी वो खड़ा है क्योंकि उसके पीछे पूरा देश खड़ा है। ऑपरेशन मेघदूत ने सिर्फ सियाचिन नहीं बचाया, उसने दुनिया को दिखाया भारत दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटता। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, कभी कभी उन्हें इंसान की इच्छा शक्ति जीतती है। आज भी सियाचिन की बर्फ खामोश है, लेकिन अगर वो बोल पाती तो शायद कहती, यहाँ हजारों सैनिकों ने सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं की, उन्होंने भारत के सम्मान को हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर हमेशा के लिए लिख दिया। अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाइयों पर लड़ने वाले इन सैनिकों की कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चे, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।